Okay, cool. Hi everyone. Are you guys able to hear me? Just drop a quick yes or no in the chat. Good. Okay, cool. So just a second. Let me share my screen. तो हमने आई गेस आज या कल आई डोंट रिमेम्बर ग्रीडी के लेक्चर रिलीज करे थे। कितने लोगों ने देखे हैं? कितने लोगों ने देखा ग्रीडी का लेक्चर? ठीक है, आई बिलीव सबने एटलीस्ट स्टार्ट कर दिया था देखना। पहले आधा घंटा देखा, 30 मिनट्स देखा है सबने, शुरू के 30 मिनट्स। अगर शुरू के 30 मिनट्स देखें तो बेसिक ग्रीडी का जिस्ट तो लग गया होगा कि ग्रीडी का मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं तुम्हें आज क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा जिससे तुम्हें ना ग्रीडी का और टच समझ में आएगा कि हाँ यार, मतलब दिख रहा है कि अरे यार ये बात तो सही है, मतलब दिमाग लगा के सोच लिया। मैंने क्लास में मतलब लेक्चर्स में ब्रूट फोर्स और ग्रीडी के बीच में हमेशा कंपैरिजन करने की कोशिश करी है कि ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या करते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। ग्रीडी में सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर नहीं करते, राइट? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया, अभी ना बस इंट्रो दे रहा था। हाँ मनीष, मैं करता हूँ एक्चुअली, वो सेटअप वेटअप कर रहा हूँ तब तक, जब तक तुम्हें क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, तो मैंने ये वाली बात काफी बार करी थी कि ब्रूट फोर्स और ग्रीडी में फर्क क्या है। हाँ या ना? मैं मतलब अगर किसी ने पूरा लेक्चर देख लिया होगा तो उसको ये रियलाइज हो रहा होगा मैं हर बारी मतलब ब्रूट फोर्स से कंपेयर कर रहा हूँ। यार ब्रूट फोर्स क्या है? सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करेंगे और उसमें से आंसर निकाल के लाएंगे। ग्रीडी का मतलब क्या है कि यार शुरू में ही डिसाइड कर लेंगे कि ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा बढ़िया लग रही है, इसी को एक्सप्लोर करेंगे, बाकी किसी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे। है ना? ठीक बात लग रही है? चलो, दैट बीइंग सेड अब हम लोग आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, जिससे हमें, मेरा एक एजेंडा है। मेरा एजेंडा ये नहीं है कि तुम्हें ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा, ये करा दूंगा। मेरा एजेंडा है कि तुम्हें ना ग्रीडी दिखे कि यार मतलब हाँ, अगर मैंने बोला कि यहाँ ग्रीडी लगा तो वो दिख रहा है कि यार बात तो सही है, मतलब स्मार्टली खेले तो ग्रीडी लग रहा था। ठीक है, अब इसके लिए मैं सबसे पहले मेरा लीड कोड का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। आई एम नॉट श्योर कि तुमने पहले करा हुआ है या नहीं करा हुआ। इट्स अ मीडियम मार्क्ड प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। ठीक है निकेत, आज के जो जो क्वेश्चन सोचे हुए हैं पहले उसको कर लेते हैं। प्रॉब्लम का नाम है रैबिट्स इन अ फॉरेस्ट। ठीक है, प्रॉब्लम मीडियम मार्क्ड है, 1000 से ज्यादा अपवोट्स हैं। अगर तुम देखोगे तो पहले अमेजोन एप्पल वगैरह में पूछा भी गया है। प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या कहती है? देर इज अ फॉरेस्ट विद एन अननोन नंबर ऑफ रैबिट्स। एक फॉरेस्ट है, उसमें कुछ रैबिट्स रहते हैं, बट कितने रैबिट रहते हैं ये हमें नहीं पता है। वी आस्क्ड एन रैबिट्स, हम लोग एन रैबिट से एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, हमें टोटल रैबिट्स नहीं पता है, बट हम कहीं ना कहीं से कुछ एन रैबिट्स को पकड़ के ले आएंगे और हम उन सबसे ना एक ही क्वेश्चन करेंगे। क्या क्वेश्चन करेंगे? हाउ मेनी रैबिट्स हैव द सेम कलर एज यू? कितने ऐसे रैबिट्स हैं जिनका कलर आपके कलर से सेम है? हाउ मेनी रैबिट्स आर देयर जिनका कलर और आपका कलर सेम है? एंड कलेक्टेड द आंसर इन एन इंटीजर एरे आंसर्स। ठीक है, ये सवाल हम लोग सब सारे रैबिट से पूछेंगे और हर रैबिट का जो भी जवाब आ रहा होगा ना, उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे, एक आंसर एरे में कलेक्ट करके रख लेंगे। वेयर आंसर अटाइज द आंसर ऑफ द आईएथ रैबिट। ठीक है, तो इस एरे में कलेक्ट करके रखेंगे। तो क्या पूछेंगे एन रैबिट से? हर रैबिट से ही पूछेंगे कि हाउ मेनी रैबिट्स हैव द सेम कलर एज यू? कि कितने ऐसे रैबिट हैं जिनका कलर आपके कलर से एग्जैक्टली मैच करता है। ठीक है, और हम ये मान के चलेंगे कि जो भी रैबिट आंसर्स करेंगे ना वो सही आंसर होगा। ये आपको मान के चलना होगा इस सवाल में। आप ये अजम्पशन नहीं लगा सकते कि रैबिट्स ने झूठ बोल दिया, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हमेशा रैबिट एकदम एक्यूरेट आंसर देगा, ये मान के चलो। गिवन द एरे आंसर्स, अब ये तो सिनेरियो था। ये सिनेरियो था भाई, किसी ने जाके सर्वे करा फॉरेस्ट में एन रैबिट्स के साथ कि कितने रैबिट आपके सेम कलर के हैं, बट उसको टोटल नंबर ऑफ रैबिट्स नहीं बताते। और वो हमें ना ये आंसर्स कलेक्ट करके लाके देगा, हमें ये आंसर्स की एरे ही मिलेगी। वी हैव टू रिटर्न मिनिमम नंबर ऑफ रैबिट्स दैट कुड बी इन द फॉरेस्ट। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि यार इन आंसर्स के बेसिस पे जजमेंट लेना है कि कम से कम कितने रैबिट्स एटलीस्ट फॉरेस्ट में होंगे ही होंगे।
इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, बट कभी भी इससे कम रैबिट्स नहीं होंगे। ठीक है, और आपको बेस्ट ऑप्टिमल केस में मिनिमाइजेशन करना है कि मतलब यार कम से कम इतने तो होंगे ही होंगे। इससे ज्यादा हो सकते हैं, कोई बात नहीं, ज्यादा को तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, बट कम से कम इतने तो है ही है। राइट, वो मिनिमम वैल्यू निकाल के लानी है। फॉर एग्जाम्पल, तो देखो एक आंसर्स की एरे हमें गिवन है। रैबिट नंबर 1 से पूछा गया, रैबिट नंबर 1 आपके सेम कलर के और कितने रैबिट है। तो जब हम ये सवाल पूछ रहे हैं ना रैबिट नंबर 1 से, तो हम उससे ना ये बोल रहे हैं कि यार रैबिट नंबर 1 आपके अलावा आपके सेम कलर के कितने रैबिट्स हैं। जब हमने कहा ना हाउ मेनी रैबिट्स हैव द सेम कलर एज यू, तो वो रैबिट खुद को इंक्लूड नहीं करेगा, वो बताएगा कि मेरे कलर के और कितने रैबिट है। और कितने रैबिट का मतलब खुद को इंक्लूड नहीं करना। तो रैबिट नंबर 1 ने कहा यार मेरे कलर का ना डेफिनेटली एक रैबिट और है। ठीक है, तुमने रैबिट नंबर 2 से पूछा, हे रैबिट नंबर 2 आपके सेम कलर के और कितने रैबिट हैं। उसने भी कहा यार मेरे सेम कलर का भी एक और रैबिट है। फिर रैबिट नंबर 3 से पूछा गया, रैबिट नंबर 3 आपके सेम कलर के कितने और रैबिट्स हैं। तो रैबिट नंबर 3 क्या कहेगा, मेरे कलर के दो और रैबिट्स हैं। इस केस में आंसर आ जाएगा 5। तुम्हें लगेगा 5 कैसे, देखो 5 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कैसे। यार ऐसा हो सकता है ना, मैं मिनिमाइजेशन का केस देखूं तो ये पहले दोनों रैबिट्स हो सकता है आपस में एक दूसरे की बात ही कर रहे हो। वर्स्ट केस में तो ये हो सकता है पहला रैबिट किसी और रैबिट की बात कर रहा है, दूसरा रैबिट भी किसी और रैबिट की बात कर रहा है ना। वर्स्ट केस में तो ऐसा हो सकता है ना कि यार मतलब मिनिमम निकालना है, बट मान लो एक बार को कोई मिनिमम नहीं निकालना है, तो हो सकता है रैबिट नंबर 1 का कलर रेड था, रैबिट नंबर 1 कह रहा है मेरे जैसा एक और रेड कलर का रैबिट है। रैबिट नंबर 2 का कलर ब्लू था, रैबिट नंबर 2 कह रहा है मेरे जैसा एक और कलर का रैबिट है। तो इन दोनों को मिलाकर ही हमें पता लग गया 4 रैबिट तो दिख ही रहे हैं, 2 रेड कलर के 2 ब्लू कलर के। और फिर तीसरे वाले से बात करी, बट हमें मिनिमाइज करना है। मिनिमाइजेशन का केस कैसे बनेगा, मिनिमाइजेशन का कैसे केस बनेगा कि यार ये रैबिट्स ना आपस में ही एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, ये रैबिट्स आपस में एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। रैबिट नंबर 1 2 की बात कर रहा है, 2 1 की बात कर रहा है। ठीक है, उस केस में रैबिट नंबर 1 का कलर मान लो रेड है, तो ये कहेगा कि यार मेरे जैसा एक और रेड कलर का रैबिट है। और रैबिट नंबर 2 का भी मान लो कलर रेड है, इसने कहा मेरे जैसा एक और कलर रेड कलर का रैबिट है, तो ये दोनों एक दूसरे की बात ही कर रहे हैं। तो यहां पे हमें पता लग गया 2 रैबिट्स हैं एग्जैक्ट। फिर रैबिट नंबर 3 कह रहा है मेरे जैसे सेम कलर के 2 और रैबिट्स हैं। अब रैबिट नंबर 3 का कलर रेड नहीं हो सकता, क्यों। अगर रैबिट नंबर 3 का कलर भी रेड होता तो रैबिट 1 और 2 ने बता दिया होता ना कि यार एक और हमारे मतलब हमारे अलावा 2 हमारे जैसे हैं। बट किसी ने भी रैबिट नंबर 3 के बारे में तो बताया नहीं। तो डेफिनेटली रैबिट नंबर 3 का कलर तो डिफरेंट ही है। और ये कह रहा है कि मेरे जैसे 2 और है। तो मान लो अगर रैबिट नंबर 3 का कलर ब्लू है, तो रैबिट नंबर 3 के अलावा 2 और ब्लू कलर के हैं। तो ये 2 रेड कलर के प्लस 3 ब्लू कलर के बन गए 5। तो डेफिनेटली एटलीस्ट 5 रैबिट तो है, इससे कम रैबिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आप कह दो कि 3 रैबिट है, ऐसा कभी नहीं होगा। हमेशा एटलीस्ट 5 रैबिट्स एग्जिस्ट करेंगे ही करेंगे। ये सवाल है, कंस्ट्रेंट्स काफी सिंपल और छोटे गिवन है, बट तुम ये मान के एक बार को चल सकते हो कि 10⁵ लेंथ की भी एरे आ रही है, तो भी तुम कैसे सॉल्व करोगे। दिस इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू। सवाल समझ में आया है सबको। आंसर एट आई अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे। मैंने क्वेश्चन सबको समझा दिया है, जरा सब लोग इसको, जितनों के पास भी कुछ अप्रोच आ रही है, इसको कोड करने की कोशिश करो। देखो मैं मान के चल रहा हूँ तुम में से कई लोग इंटरव्यूज को टारगेट कर रहे होंगे। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर तुम्हारा 1 आवर का इंटरव्यू है और तुम्हें इसके लिए आपसे प्रैक्टिस करनी है, ये लाइव क्लासेस तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसको प्रैक्टिस करने के लिए। 1 आवर के इंटरव्यू में अगर मैं मान के चलूँ कि प्योर डीएसए पे इंटरव्यू हो रहा है, तो एटलीस्ट एटलीस्ट बोल रहा हूँ यहाँ पे मैं, एटलीस्ट 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। ठीक है, एटलीस्ट 2 कोडिंग क्वेश्चन होंगे। 90% कंपनीज में एक्सपेक्टेड होगा कि इन 2 कोडिंग क्वेश्चंस का आप अप्रोच और कोड दोनों कर दो। ठीक है, अब जो इजी कंपनीज होती है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है, जिनके इंटरव्यूज हमें पता है रिलेटिवली इजी होते हैं, जैसे गूगल के मुकाबले या कोडनेशन के मुकाबले, तो इनमें ये दोनों क्वेश्चन ना डिफरेंट होंगे।
इनमें दोनों के दोनों क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जनरली ये लोग इजी या इजी मीडियम टाइप पूछ रहे होते हैं। अगर गूगल टाइप की कंपनी है या डायरेक्ट आई टाइप की कंपनी है, मीडिया डॉट नेट टाइप की कंपनी जो हार्ड क्वेश्चन पूछने के लिए फेमस है, वो जनरल केस में क्या कर रहे होंगे, दोनों क्वेश्चंस एक दूसरे से सिमिलर होंगे, कि पहला क्वेश्चन एकदम हार्ड होगा और फिर उसी हार्ड क्वेश्चन का कुछ एक्सटेंशन होगा। ठीक है। इन वाली कंपनीज में ये दोनों क्वेश्चन को कोड करना मैंडेटरी मान के चलो तुम। कभी कभी छूट मिल जाएगी कि यार इन्होंने थोड़ा सा भी हार्ड पूछा तो सेकंड वाले का तुम कोड नहीं कर पाए, तो फिर भी चल जाएगा, बट 99% केसेस में कोड करना एक्सपेक्टेड रहेगा। गूगल जैसी कंपनीज में पहला हार्ड पार्ट डेफिनेटली कोड करना है, दूसरे पार्ट का भी जितना ज्यादा तुम कोड कर पाओ उतना बढ़िया रहता है, क्योंकि ऑलरेडी काफी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, तो दूसरे की तुमने अप्रोच भी निकालनी तो बड़ी बड़ी बात है। ठीक है। अब अगर मैं इन कंपनीज के रिस्पेक्ट में बात करूं, 1 घंटे में अगर 2 क्वेश्चन कोड करने हैं तो तुम पर क्वेश्चन को 30 मिनट दोगे। इस 30 मिनट में तुम फर्स्ट 30 मिनट्स में लगा लो तुम्हारे 5 मिनट इंट्रोडक्शन में जाएंगे, लास्ट 30 मिनट में तुम्हारे 5 मिनट बाय वगैरह कहने में जाएंगे, तो वो बोलता है तुमसे कि कोई क्वेश्चन होंगे या नहीं होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। ठीक है। अब बचे कितने, 25 मिनट पर क्वेश्चन। तो मान के चलो 25 मिनट पर क्वेश्चन। इस 25 मिनट में तुम्हें क्वेश्चन समझना है, अंडरस्टैंडिंग बनानी है, उसके बाद क्वेश्चन की अप्रोच सोचनी है, क्वेश्चन की अप्रोच एक्सप्लेन करनी है, कोड भी करना है। और अगर तुम उस कैटेगरी में हो जो थोड़ा गंदा वंदा कोड लिखते हो, तो ये भी हो सकता है तुम्हें कोड को डीबग करके दिखाना पड़े, ड्राई रन करके दिखाना पड़े। ये सारा काम तुम्हें 25 मिनट में करना है। बात समझ में आ रही है? और ये मैं एक एवरेज फिगर बता रहा हूँ, कई बार तुम्हें रियलाइज होगा कि इससे हल्का सा ऊपर या नीचे चीजें चल रही हैं, बट मोटा मोटा ऐसा ही बैठ रहा होगा। ना भरोसा हो तो अपने सीनियर से जाके पूछ लो, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू दिया हो, गूगल का इंटरव्यू दिया हो, ऐसे दिया हो। सिमिलर सिनेरियोस एग्जिस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज की बात मैं कर रहा हूँ। अब तुम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन समझने के लिए अगर मैं 2 से 3 मिनट दे दूं, अप्रोच सोचने के लिए तो मुझे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा ना, वही मेन क्रक्स है। यहीं पे गलती करोगे तो ना कोड बनेगा ना एक्सप्लेन कर पाओगे। यहाँ पे तुम्हें कम से कम 10 मिनट लगेगा, अप्रोच एक्सप्लेन करने में कम से कम 2 मिनट लगेंगे, 15 मिनट तुम्हारे ऑलरेडी जा चुके हैं, तुम्हें 10 मिनट में कोड करना है। दिख रहा है? तो हमेशा ये ट्राई करो, अगर तुम अप्रोच सोच चुके हो तो 10 मिनट के अंदर कोड करने की ट्राई करो, स्पीड बनाने की कोशिश करो, 10 मिनट के अंदर कोड करने की ट्राई करो। एक्चुअल इंटरव्यू आएगा उसमें ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हार्ड क्वेश्चन होगा तो तुम 10 मिनट में कोड कर पाओगे। जैसे गूगल में, जैसे मेरे जब राउंड्स होते थे, मेरे को टेक्निकली 15 से 18 मिनट लग जाते थे अप्रोच सोचने के लिए, और फिर 15 मिनट कोड करने के लिए। बट गूगल वगैरह के राउंड्स में फायदा क्या होता है, पहला क्वेश्चन हार्ड होता है और दूसरा क्वेश्चन उसका फॉलो अप होता है। तो फॉलो अप क्वेश्चन का कोड पुराने वाले कोड से बहुत सिमिलर होता है, तो कॉपी पेस्ट करने अलाउड था, कि भाई पुराना जो कोड किया उसी को उठा लिया और उसको मॉडिफाई कर दिया। और क्योंकि सिमिलर होता है तो अप्रोच सोचने में भी टाइम नहीं लगता इतना। ठीक है। बट यहाँ पे अगर दोनों क्वेश्चन डिफरेंट होंगे तो दोनों को डिफरेंट टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। तो इसीलिए क्लास के ये जो इन्वायरमेंट है ना, ये तुम्हारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन समझा दिया, 5-7 मिनट लगा के अप्रोच सोचने की कोशिश करो। नहीं अप्रोच सोच पाए, चलो मैंने समझा दिया, मैंने मान लो 10 मिनट लगा के तुम्हें अप्रोच समझा दी। उसके बाद 5 से 10 मिनट लगा के तुम्हें कोड करने की, फटाफट कोड करने की कोशिश करनी है। और मुझे हवाई कोड मत बताने का कोई फायदा नहीं है कि अच्छा सर मैंने ये लिखा है, कोई फायदा नहीं है। लीड कोड पे जाओ और एक्चुअली उसी टाइम सबमिट करो। तुम समझो ये एक्चुअली तुम्हारे प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तब जाके एक्चुअल पॉलिशिंग होगी तुम्हारी स्किल्स पे। बात समझ में आ रही है? किसी को कोई ऐसा जिसको ये बात समझ में ना आ रही हो? सबको ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब टाइम आ गया कि तुम्हें थोड़ा थोड़ा इंटरव्यूज के बारे में भी चीजें बताते रहे हम लोग, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट था डिस्कस करना। चलो वापस आ जाओ। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना तुम्हें थोड़ा सा स्मार्टली दिमाग लगाना होगा, कि यार मतलब अगर हमारे से कोई ऐसे सवाल पूछता और हमें मिनिमाइज करना होता हम कैसे करते। तुम्हें हमेशा ना जितना ऑप्टिमल हो सके या जितना ऑप्टिमिस्टिक हो सके उतना सोचना चाहिए। इस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही लॉजिक है, थिंक ऑप्टिमिस्टिकली। ऑप्टिमिस्टिकली मतलब अच्छे से अच्छा सोचो, अच्छे से अच्छा सोचो। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला टेस्ट केस था, पहले टेस्ट केस में रैबिट नंबर 1 ने कहा कि मेरे जैसा एक और रैबिट है जिसका कलर सेम है। रैबिट नंबर 2 ने भी कहा मेरे जैसा एक और रैबिट है जिसका कलर सेम है।
रैबिट नंबर 3 ने कहा मेरे जैसे 2 और रैबिट है जिनका कलर सेम। ठीक है, अब इसको सोचने का एक पेसिमिस्टिक वे हो सकता है, पेसिमिस्टिक वे हो सकता है। पेसिमिस्टिक वे क्या है कि ऑल ऑफ देम आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट कलर्स। पेसिमिस्टिक वे है कि यार मान लो ऐसा भी तो हो सकता है ना, सब लोग अलग ही कलर के बारे में सोच रहे हो। जैसे ये वाला रैबिट रेड की बात कर रहा हो, ये वाला रैबिट ब्लू की बात कर रहा हो, ये वाला रैबिट ग्रीन की बात कर रहा हो। उस केस में क्या होगा, पहला रैबिट कहेगा कि मेरे अलावा एक और रैबिट रेड कलर का है, तो 2 रेड कलर के रैबिट मिल गए। सेकंड रैबिट कहेगा मेरे अलावा एक और रैबिट ब्लू कलर का है, तो 2 और रैबिट मिल गए। ये कहेगा मेरे अलावा 2 और रैबिट हैं ग्रीन कलर के, तो करंट वाले को मिला के 2 और रैबिट है ग्रीन कलर के, तो 3 रैबिट मिल गए। आंसर बनेगा 7। बट 7 सही आंसर नहीं है, राइट। 7 सही आंसर नहीं है। क्यों 7 सही आंसर नहीं है? क्यों? क्योंकि ये पेसिमिस्टिक वे था सोचने का। आप एक ऑप्टिमिस्टिक वे भी सोच सकते हो। ऑप्टिमिस्टिक वे मतलब अच्छे से अच्छा। अच्छे से अच्छा क्या? दे माइट बी टॉकिंग अबाउट सेम कलर। यार ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो लोग सेम कलर की ही बात कर रहे हो। तो अगर ये सेम कलर की ही बात कर रहे होंगे, तो देखो पहला रैबिट कहता है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसका कलर रेड है। तो पहले रैबिट से बात करके पता लग गया कि एटलीस्ट 2 रैबिट्स तो हैं ही हैं, दोनों का कलर रेड होगा, है ना। बाकियों को छोड़ो, बाकी क्या कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले रैबिट से जब मैंने बात करी तो उसने कहा कि मेरे अलावा एक और रैबिट रेड कलर का है, तो डेफिनेटली 2 रैबिट्स तो हैं ही। अब जब अगले रैबिट पे कहे और इसने कहा कि मेरे जैसा एक और रैबिट है मेरे सेम कलर का, तो टेक्निकली अगर फर्स्ट और थर्ड रैबिट नहीं होते, सिर्फ इससे सवाल किया गया होता, तो क्या हम कह सकते हैं कि 2 रैबिट होते सेम कलर के? अब मैं कह रहा हूं क्यों ना ये दोनों एक दूसरे के बारे में ही बात कर रहे हो, तो इन दोनों का ही कलर रेड है। और पहला रैबिट कह रहा है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसका कलर रेड है, तो ये सेकंड की बात कर रहा है। और सेकंड वाला कह रहा है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसका कलर रेड है, तो ये फर्स्ट वाले की बात कर रहा है। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हैं। अब इससे एक चीज कंफर्म क्या हो जाती है कि यार रैबिट्स हमेशा, ये जो रेड कलर के हैं ये डेफिनेटली सिर्फ 2 ही रैबिट है रेड कलर के। अगर एक और रैबिट रेड कलर का होता, मान लो ये वाला रैबिट भी रेड कलर का होता, तो इन दोनों ने बताया होता ना हमें कि यार एक नहीं, 2 रैबिट्स हैं रेड कलर के। इन्होंने बोला एक ही एक रैबिट है रेड कलर का, तो डेफिनेटली इस वाले रैबिट को किसी ने इंक्लूड नहीं करा, और ये सच बोल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस वाले रैबिट का कलर कुछ और है, इस वाले रैबिट का कलर कर दो ग्रीन। और ये क्या कहता है कि मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसका कलर, सॉरी 2 और रैबिट है जिसका कलर ग्रीन है। तो करंट वाले के अलावा 2 और रैबिट है जिसका कलर ग्रीन है, तो 3 रैबिट एटलीस्ट है जिनका कलर ग्रीन है। तो 3 रैबिट ग्रीन कलर के, 2 रैबिट रेड कलर के, 3 + 2 क्या हो गया? 5 हो गया, राइट। अब मान लो ऐसा टेस्ट केस आता है, 5 रैबिट्स हैं, पांचों रैबिट्स ने कहा मेरे अलावा 10 और रैबिट्स हैं जिनका कलर सेम है, मेरे अलावा 10 और रैबिट हैं, 10 और रैबिट हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर सारे के सारे रैबिट्स यही बोलने लग जाए, राइट, अगर सारे के सारे रैबिट्स यही बोलने लग जाएं कि मेरे अलावा 10 और रैबिट्स हैं जिनका कलर सेम है, मेरे अलावा 10 और रैबिट्स है, तो देखो करंट वाले रैबिट को छोड़कर ये कह रहा है 10 और रैबिट्स हैं जिनका कलर रेड है, ये कह रहा है करंट वाले रैबिट को छोड़कर 10 और रैबिट्स हैं जिनका कलर रेड है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये लोग आपस में एक दूसरे की बात ही कर रहे होंगे? तो अगर ये कह रहे हैं मेरे अलावा 10 और रैबिट है जिनका कलर रेड है, ये भी रेड है, मैं कहता हूं ये भी रेड है, ये सबका कलर रेड है, तो इन पांचों रैबिट्स ने कहा कि हमारे अलावा 10 और रैबिट्स है जिनका कलर रेड है। तो 5 रैबिट्स का आंसर तो यही है ही, उन 10 में से 5 रैबिट्स ने तो आंसर किया ही है, और 5 और रैबिट बचे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा आंसर। क्यों? क्योंकि सब कह रहे हैं मेरे अलावा 10 और रैबिट है रेड कलर के। अब सॉरी, 10 की जगह 11 होगा। अगर आ, हाँ, 10 की जगह क्या होगा? 11 होगा। देखो इसके अलावा 10 रैबिट्स हैं, तो इसके अलावा उन 10 रैबिट्स में से 4 रैबिट तो यही है, 6 और होंगे, और ये एक खुद भी है, तो 11 रैबिट्स हैं जिनका कलर रेड है, राइट। सेम चीज इसके लिए, इसने कहा मेरे अलावा 10 और रैबिट्स हैं रेड कलर के,
तो 4 तो यही है रेड कलर के, क्योंकि हमने मान लिया ये सब आपस में एक दूसरे की बात ही कर रहे हैं। और 6 और, तो 6 और 4 10 प्लस 1 ये खुद, तो 11, एंड सो ऑन। वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, सब लोग आपस में किसी और कलर की बात कर रहे थे, ये रेड की, ये ब्लू की, ये ग्रीन की, ये वायलेट की, ये पर्पल की। जब सब लोग अलग रैबिट्स की बात कर रहे थे तब तो आंसर बहुत ज्यादा आएगा। ये तो पेसिमिस्टिक वे हो गया। ऑप्टिमिस्टिक वे क्या है, कि सब एक दूसरे की बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक ग्रीडी इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं, यहाँ पे एक ग्रीडी इंट्यूशन बिल्ड कर रहे हैं। ब्रूट फोर्स क्या होता, अब सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते ना, कि यार अगर इसने कहा है कि 10 रैबिट सेम कलर के हैं, तो ये किसी कलर रेड की बात कर रहा हो सकता है, या फिर किसी ऐसी कलर की बात कर रहा हो सकता है जो पहले आया हो। अब सारी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करोगे ना, कि यार पहले वालों ने जो जो कलर क्लेम किए हैं, इसका कलर या तो उनमें से कोई हो सकता है या अपना कोई नया कलर हो सकता है। बट हमें पता है कि कोई ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। हमें पता है कि यार मिनिमम चीजें तभी होंगी जब ये आपस में एक दूसरे की बात कर रहे हो। आपस में ये एक दूसरे को जितना ज्यादा कैंसिल आउट करेंगे उतने कम रैबिट्स एटलीस्ट एग्जिस्ट करेंगे। अब मान लो मैं इसी एरे को कर दूं 10 10 10 10 10, 5 बार 10, 10 बार 10 हो गया। ठीक है, 10 बार क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, और 10 बार की जगह 11 बार कर लेते हैं, चलो 11 बार 10 कर लिया। अब इस टेस्ट केस का आंसर क्या होगा यार, है ना। अब सोचने की बात है कि इस टेस्ट केस का आंसर क्या होगा। एनीवन? 21? नो। अब यार इस टेस्ट केस का आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी 11 होगा। क्यों? यार देखो, ये है रैबिट नंबर R1, ये कहता है मेरे अलावा 10 और रैबिट है जिनका कलर सेम है। मैं कहता हूं यही वो 10 रैबिट्स हैं। यहाँ पे टोटल 11 रैबिट्स हैं, ये 11 लेंथ के एरे है। अगर इसने कहा मेरे अलावा 10 और रैबिट है जिनका कलर सेम है, वर्स्ट केस में तो सब अलग कलर की बात कर सकते हैं, बट बेस्ट केस में ये आपस में एक दूसरे की बात करेंगे। तो अगर ये कहता है मेरे अलावा 10 और रैबिट सेम कलर के हैं, तो क्यों ना वो 10 रैबिट यही हैं। मेरे अलावा 10 और रैबिट सेम कलर के हैं, तो 9 यहां, एक यहां, 10। मेरे अलावा 10 और रैबिट हैं, तो 8 यहां, 2 यहां, 10, एंड सो ऑन। क्यों ना ये आपस में ही एक दूसरे की बात कर रहे हो। तो अगर ये कहता है मेरे अलावा 10 और रैबिट है, तो 10 प्लस ये खुद, 10 प्लस 1 11। इस टेस्ट केस का आंसर क्या हो जाएगा, 11, राइट। तो हमारी अप्रोच ये यहाँ पे क्या कह रही है, हमारी अप्रोच ये कहती है कि यार हम लोग ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहे हैं, हम लोग थोड़ा ग्रीडीली सोच रहे हैं, हम लोग लोकल ऑप्टिमम के बारे में सोच रहे हैं। क्यों? हम कहते हैं कि यार हाँ, अलग बात कर सकते हैं, बट मान के चलते हैं नहीं बात करेंगे ये लोग अलग, ये आपस में एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आपस में एक दूसरे की ही बात कर रहे हैं, तो जहां जहां पे 10 है, जहां जहां पे सेम नंबर है, तो टेक्निकली आपस में एक दूसरे की तो बात कर रहा है, राइट। इसमें एक कॉर्नर केस भी है, इसमें कॉर्नर केस भी है, उसके बारे में बात करूंगा। बट जैसे अगर मेरे पास आ जाता है 5 5 5 5 5 5, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 6। क्यों? 6 रैबिट से पूछा गया, 6 डिफरेंट रैबिट से पूछा गया आपके सेम कलर के और कितने रैबिट है। यार इसने बोला 5 और हैं, इसने बोला मुझे छोड़ के 5 और हैं, इसने बोला मुझे छोड़ के 5 और हैं, एंड सो ऑन। तो मैं कह सकता हूँ नहीं, आपस में एक दूसरे की तो बात कर रहे होंगे। ये कहते हैं कि मेरे अलावा जो और 5 है वो यही है, ये कहते हैं मेरे अलावा जो और 5 है वो ये हैं, मेरे अलावा जो और 5 है वो ये हैं, एंड सो ऑन, राइट। तो अगर इसके अलावा 5 और रैबिट हैं, तो 5 रैबिट एक्स्ट्रा प्लस 1 ये खुद, 6। सबके साथ ये केस होगा। अब कहानी में लाते हैं ट्विस्ट। मान लो हमें 7 अकरेंसेस ऑफ 5 गिवन है, 7 अकरेंसेस ऑफ 5, ऐसा एरे की लेंथ है 7। यार ये कह रहा है मेरा कलर रेड है, और मेरे जैसे 5 और का कलर रेड है। ठीक है यार, अब ये कह रहा है मेरा कलर भी कुछ है, और मेरे जैसे 5 और का कलर भी मेरे जैसा ही है। तो क्यों ना मैं कहूं ये दोनों एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे। तो मान लो ये भी रेड कलर की बात कर रहा है, ये भी रेड कलर की, ये भी रेड कलर की, ये भी रेड कलर की, ये भी रेड कलर की। क्यों? अगर इसके अलावा 5 और रैबिट है, तो 1 2 3 4 5, मैं कह सकता हूँ ना ये इन्हीं 5 रैबिट्स की बात कर रहा है।
अगर इसके अलावा 5 और हैं तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बट अब जब तुम ये लास्ट रैबिट पे जाओगे, तुम इससे पूछोगे आपके जैसे सेम कलर के और कितने रैबिट हैं, यार ये भी कह देगा 5 और रैबिट हैं। अब इस वाले रैबिट ने, ये जो R6 रैबिट ने, 6 इंडेक्स पे पड़े हुए रैबिट ने जो 5 आंसर किया है ना, ये पुराने सेट ऑफ 5 को रिजेंबल नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर इसका कलर और इनका कलर सेम होता तो ये ऑलरेडी यहाँ पे बता चुके होते ना, सारे के सारे रैबिट्स काफी ऑनेस्ट है, उनको सारा डेटा पता है। तो अगर लास्ट वाला रैबिट कह रहा है कि मेरे जैसे 5 और रैबिट हैं, तो डेफिनेटली उनका कलर रेड नहीं है, इनका कलर रेड नहीं है, क्योंकि ये इस कॉन्फ़िगरेशन में फिट ही नहीं बैठ रहा। क्योंकि अगर मैं किसी का कलर रेड डिफाइन कर दूं और किसी भी एक आई वुड से रैबिट ने बोला कि लेट्स से मेरा कलर रेड है और मेरे से जैसे सेम 5 और रैबिट्स एग्जिस्ट करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रैबिट 6 हो गए ना। और अगर मान लो एरे में मुझे वो 6 के 6 मिल गए, तो अब इस रेड वाले सेट में कोई नहीं आ सकता। तो अगर अब कोई क्लेम कर रहा है, राइट, कि मेरा कलर कुछ लेट से ब्लू है और मेरे जैसे 5 और रैबिट्स हैं, तो डेफिनेटली ब्लू वाला रैबिट इस रेड के सेट में तो आएगा नहीं। तो ये जो लास्ट रैबिट है ना, ये अपने अलावा किसी और 5 रैबिट्स की बात कर रहा है जिनका जिक्र हमने एरे में नहीं किया है। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा? 6 + 6 किस लिए? इन 6 के लिए, +1 प्लस इसके अलावा 5 और रैबिट, 5, 12। 12 इज योर फाइनल आंसर। ठीक लग रहा है? तो यहां पे ग्रीडी इंट्यूशन यही है कि यार ये लोग एक दूसरे के साथ अगर बैठे हैं तो डिफरेंट कलर की बात तो कर सकते हैं, बट अगर सेम कलर की बात करेंगे तो हम लोग ज्यादा मिनिमाइज कर पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई वी कैन एक्चुअली अप्लाई अ ग्रीडी सोल्यूशन। तो तुम देख रहे हो ना, मैं ब्रूट फोर्सिंग नहीं कर रहा, राइट? मैं कोई ब्रूट फोर्सिंग नहीं कर रहा यहाँ पे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? मैं ये ट्राई कर रहा हूं कि यार अगर मैं स्मार्टली खेलूं, अगर ये रैबिट्स एक दूसरे के बारे में ही बात करें तो मेरा आंसर और बेटर आ सकता है ना। तो क्यों ना मैं उस तरीके पे जाऊं रादर देन एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबल वेज। एंड दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई ग्रीडी एल्गोरिथम है। इसका एक और बढ़िया एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम एक क्लास के इन्विजिलेटर हो, तुमने क्लास में कुछ बच्चों को चीटिंग करते हुए पकड़ा। तुमने क्लास में किसी एक बच्चे को खड़ा किया और उसको बोला तुम्हारे साथ और कौन कौन चीटिंग कर रहा है। अब यार ये उस सेम क्लास के 5 और बच्चों का नाम दे सकता है, यार मेरे साथ ना और 5 लोग हैं जो यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल 6 का एक ग्रुप आपस में चीटिंग कर रहा हो सकता है। ये टोटल 6 का एक ग्रुप आपस में चीटिंग कर रहा हो सकता है ना। मान लो ये सारे 6 के 6 दोस्त हैं और बहुत सारे लोग चिट्स के साथ पकड़े गए। बहुत सारे लोग ऐसे आंसर लिख के लाए थे चिट्स पे, पकड़े गए, बहुत सारे लोग पकड़े गए। उसमें से एक एक करके सवाल पूछा जाने लग गया। पहले वाले से पूछा तुम्हारे साथ और कौन कौन चीटिंग कर रहा था, वो कह रहा था मेरे अलावा 5 और थे जो साथ में मिलकर चीटिंग कर रहे थे। तो इन 6 का एक ग्रुप था ना जो चीटिंग कर रहा था। अब वर्स्ट केस में तो क्या हो सकता है, ये किसी और 6 लोगों की बात कर रहा हो, ये किसी और 6 लोगों की बात कर रहा हो, ये किसी और 6 लोगों की बात कर रहा हो। ऐसे तो तुम पकड़ ही नहीं पाओगे कि कौन आपस में कर रहा था। तुम मान के चलो यार, ये कह रहा है कि मेरे अलावा 6 और लोग थे चीटिंग कर रहे थे, ये भी कह रहा है मेरे सॉरी, ये मेरे अलावा 5 और लोग थे जो चीटिंग कर रहे थे, मेरे अलावा 5 और लोग चीटिंग थे कर रहे थे। ये सारे आपस में ही चीटिंग कर रहे थे, क्योंकि डेफिनेटली 6 लोगों का एक ग्रुप एग्जिस्ट करता है जो आपस में चीटिंग कर रहा था। अब मान लो उन 6 के बाद एक 7वां बंदा मिला, उसने कहा मेरे अलावा 5 और लोग थे जो चीटिंग कर रहे थे, तो ये डेफिनेटली इस ग्रुप का पार्ट नहीं है और ऑप्टिमिस्टिकली इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। हो भी सकता था कि कोई और किसी दूसरे ग्रुप का पार्ट होता, बट हम लोग ऑप्टिमिस्टिकली मान रहे हैं कि ऑप्टिमिस्टिकली इस ग्रुप का पार्ट नहीं है। ये किसी और सेट ऑफ 6 लोगों की बात कर रहा है। ये 6 आपस में एक दूसरे की बात कर रहे थे, ये किसी और 6 लोगों की बात कर रहा है जिनके साथ ही अलग से चीटिंग कर रहा था। उनको ढूंढ के लाना अभी बाकी है। तो एटलीस्ट 12 लोग तो चीटिंग कर ही रहे थे, राइट? ठीक है, क्यों ना मैं एक फ्रीक्वेंसी मैप बना लूं। अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी मैप बनाऊंगा
इसके लिए तुम अनऑर्डर्ड मैप यूज कर सकते हो, जावा में हैश मैप यूज कर सकते हो, पाइथन में डिक्शनरी यूज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। ओके, मैं पहले एलिमेंट पे गया। पहले एलिमेंट में पहले रैबिट का आंसर पूछा गया है कि तुम्हारे जैसे तुम और कितने लोग हैं जिनका कलर 5 है। ठीक है। इसने कहा मेरे जैसे, सॉरी, जिनका कलर रेड है। मेरे जैसे 5 और लोग हैं, या मेरे जैसे 5 और रैबिट है जिनका कलर रेड है। क्या अभी तक ये अनऑर्डर्ड मैप पता है क्या बता रहा है? हैज एनी रैबिट क्लेम्ड अ कलर एंड अ नंबर? कि यार किसी रैबिट ने अभी तक कोई नंबर या कलर क्लेम किया है या नहीं किया है? देखो, क्या इस रैबिट के, अगर ये रैबिट कह रहा है, पहला रैबिट अगर ये कह रहा है कि यार मेरे जैसे ना 5 और रैबिट हैं जिनका कलर सेम है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर इस करंट वाले का कलर रेड है, तो डेफिनेटली पूरे फॉरेस्ट में टोटल 6 ही रेड कलर के रैबिट है। ये बात श्योर है। ऐसा कभी नहीं होगा कि रैबिट 12 थे रेड कलर के, किसी ने तुम्हें 5 ही और बताए अपने अलावा, तो तुम 6 ही कैलकुलेट कर पाए। ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल राइट नंबर देंगे। अगर इसने कहा कि भाई मेरा कलर रेड है और मेरे जैसे 5 और हैं, तो डेफिनेटली पूरे जंगल में सिर्फ 6 ही रैबिट्स ऐसे हैं जिनका कलर रेड है। ठीक है। तो क्या किसी और रैबिट ने ये कलर क्लेम किया है? क्या किसी और रैबिट ने बोला है कि हाँ उसके अलावा और भी रैबिट है, 5 और रैबिट है जिनका कलर सेम है? नहीं, किसी ने अभी तक नहीं बोला है। तो मैं क्या करूंगा, लेट से मैं एक एंट्री बना दूंगा 5। मैं एक एंट्री बना दूंगा 5, और इसकी वैल्यू इनिशियली मैं कर दूंगा लेट से, तुम 5 की एंट्री बना सकते हो, या लेट से 5+1 की एंट्री बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। 5 की एंट्री बना रहे हो तो इसकी वैल्यू में 0 कर दो। ठीक है। ये क्या डिनोट करता है? ये डिनोट करता है कि यार किसी ने ना कोई एक कलर C1 क्लेम कर लिया है। किसी ने कोई एक कलर C1 क्लेम कर लिया है। उस C1 कलर के 5 और रैबिट अगर एरे में मिल गए, तो हमें सारे C1 कलर के रैबिट मिल जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगले पे गए। इसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, 5 है। या मैं इसकी वैल्यू भी क्या है, 5 है। तो अब ये रैबिट भी क्या कह रहा है कि मेरे जैसे 5 और रैबिट है जिनका कलर सेम है। क्या किसी और रैबिट ने अभी तक बोला था कि उसके जैसे 5 और रैबिट का कलर सेम है? तो हो सकता है ना वो पुराना वाला रैबिट, इसमें से एक रैबिट की बात कर रहा हूं। तो देखो 5 की वैल्यू पड़ी है, मैं कर दूंगा 5 की फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट कर दूंगा। और इससे पहले मैं इंक्रीमेंट करूं, जब मैंने ये वाली एंट्री बनाई थी ना, तो मैं एक आंसर वेरिएबल रखूंगा। जब हमारा आई की वैल्यू यहाँ थी, जैसे ही मुझे मिला 5 एग्जिस्ट नहीं करता, मैं 5:0 की एंट्री बनाऊंगा, और आंसर में ऐड कर दूंगा 6। 5+1, क्योंकि मुझे पता है अब एटलीस्ट 6 रेड कलर के रैबिट तो है ही है। अगले पे गए। मेरे जैसे 5 और रैबिट है जिनका कलर सेम है, तो किसी और रैबिट ने क्लेम किया था क्या? हाँ, किया था। तो हो सकता है ये उन्हीं 6 रैबिट के सेट में हो। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, और आंसर में कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये शायद इसी 6 के सेट की बात हो रही है। ठीक है। अगर तुम्हें, ये थोड़ा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग वाला सोल्यूशन है। अगर तुम्हें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है ना, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ही इस पे आए, हैश मैप में 6 डाल दो, 5+1 डालो, उसी 6 को यहाँ ऐड करो, और यहाँ पे 6:1 की भाई मुझे इस 6 के सेट में से पहला एक रैबिट मिल गया है। या फिर तुम 5-0 से भी कर सकते हो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग में। तो इससे देख लेते हैं। तो 6 के सेट में पहला मिल गया है। अगले पे गए। मेरे जैसे 5 और हैं, तो टोटल मतलब 6 हैं। क्या ऑलरेडी कोई 6 का सेट एग्जिस्ट करता था? जी हाँ। तो इस 6 के सेट में हमें दूसरा भी मिल गया है। फिर से 5, 6 के सेट में तीसरा भी मिल गया है। फिर से 5, 6 के सेट में चौथा मिल गया है। फिर से 5, 6 के सेट में पांचवा मिल गया है। फिर से 5, 6 के सेट में छठा मिल गया है। अब तुम देख सकते हो, जैसे ही की और वैल्यू बराबर हो जाते हैं, जैसे ही की और वैल्यू बराबर हो जाते हैं, मेरे को एक पूरा 6 का सेट मिल गया है जो मैंने आंसर में ऐड किया था। अब इसके बाद अगर कोई कहता है ना कि मेरे कलर के 6 और, मतलब मेरे कलर के 5 और हैं, और 6 का एक ग्रुप बन रहा है, वो ग्रुप और ये ग्रुप डिफरेंट ग्रुप होंगे। तो जैसे ही की और वैल्यू सेम हो जाते हैं ना, आप लेट से हैश मैप मैसेज को डिलीट कर दो। आपने हैश मैप मैसेज को डिलीट कर दिया।
ठीक है, अब आगे आते हैं। मेरे अलावा 5 और हैं जिनका कलर सेम है, तो मतलब ये एक 6 के ग्रुप की बात कर रहा है। क्या 6 का कोई ग्रुप अभी एग्जिस्ट करता है जो जो क्लेम ना हुआ हो? नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हम लोग 6 की एक न्यू एंट्री बनाएंगे, 6:1 की। 6 को ही यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा, ओके। अब अगले पे गए हम। अगले रैबिट ने कहा मेरे जैसा एक और रैबिट है जिसका कलर सेम है। अब ये वाला रैबिट ना इस पिछले रैबिट की बात नहीं कर रहा। मान लो पिछले वाले रैबिट का कलर था ब्लू, इस वाले रैबिट का कलर कुछ है। ये करंट रैबिट इस पिछले रैबिट की बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे की बात कर रहे होते ना, तो ये भी यहाँ पे 5 बोलता कि मेरे जैसे 5 और है, क्योंकि इसने क्लेम किया है कि मेरे अलावा 5 और ब्लू रैबिट तो है ही। तो ये भी वही क्लेम करता। बट क्योंकि अभी एक दोनों एक दूसरे की बात नहीं कर रहे, तो ये डिफरेंट नंबर्स क्लेम कर रहे हैं। तो लेट से इस वाले रैबिट का कलर ग्रीन है, तो मैं कहूंगा क्या मेरे अलावा एक और रैबिट है, इसका मतलब दो दो रैबिट्स का एक ग्रुप है। क्या अभी तक दो रैबिट्स का कोई ग्रुप बनाया था? हमने नहीं बनाया था। तो 2:1 ऐड कर देंगे और आंसर में ऐड कर देंगे 2। आगे बढ़ते हैं। मेरे अलावा एक और रैबिट है जिसका कलर 1 है, तो इसका मतलब ये किसी दो के ग्रुप की बात कर रहा है। क्या दो का कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता था? जी हाँ। तो 1+1 2 कर देते हैं। जैसे हमने 2 किया, इस एंट्री को हम लोग कर देंगे रिमूव। और यहाँ पे एरे हो गई है एग्जॉस्ट। और तुम देखो आंसर क्या बनेगा। आंसर बनेगा 14। राइट, आंसर बनेगा 14। तो हर बारी जब भी हमें एक नया एंट्री मिल रही है, हम हैश मैप में वैल्यू, मतलब एलिमेंट +1, कॉमा 1 की एंट्री बना देंगे। उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। फाइनली जैसे ही की और वैल्यू बराबर हो जाएंगे, हम लोग एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। दैट्स इट। आ रही बात समझ में? ठीक लग रहा है? चलो इसको कोड कर दें। कोड कर दें इसको। लेट्स ट्राई टू कोड इट। So what I'll do is I'll prepare an unordered map. Int comma int mp. Okay. I'll say int result is equals to 0. Return result. हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे। सारे एलिमेंट्स पे जाएंगे, हम लोग चेक कर लेंगे कि अगर हमारे मैप में आंसर्स एट i+1 एग्जिस्ट नहीं करता, इफ नॉट, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम लोग अपने रिजल्ट में आंसर्स एट i+1 ऐड कर देंगे। क्यों? वी स्टार्टेड अ न्यू ग्रुप। अब हमने एक नया ग्रुप स्टार्ट किया। वी स्टार्टेड अ न्यू ग्रुप, न्यू कलर ग्रुप। और अब नया कलर ग्रुप ऐड किया है, तो उसकी एंट्री मैप में भी करनी होगी। तो आंसर्स एट i+1 इक्वल्स टू 1। और अगर मैप में ऑलरेडी पड़ा था, अगर मैप में ऑलरेडी पड़ा था, तो हम उसको बस इंक्रीमेंट कर देंगे। जैसे ही हमने इंक्रीमेंट किया, जैसे ही हमने इंक्रीमेंट किया, तो हम चेक करेंगे इंट की इज इक्वल्स टू आंसर्स एट i+1, इंट वैल्यू इज इक्वल्स टू एमपी ऑफ की। अगर की और वैल्यू बराबर है, इफ की इज इक्वल्स टू वैल, दैट मीन्स वी फाउंड ऑल द रैबिट्स ऑफ द ग्रुप। अगर एक ग्रुप के सारे रैबिट मिल गए, तो अब इस ग्रुप को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट द ग्रुप कैसे करेंगे? अब हमें मैप में से रिमूव करना है। ठीक है, तो इरेज फंक्शन एग्जिस्ट करता है हमारे पास। इरेज में तुम्हें आइटरेटर देना पड़ता है। तो तुम मैप के सारे फंक्शंस देख सकते हो। ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप। कई तरीके से तुम्हारे पास इरेज अवेलेबल होता है। अगर तुम आइटरेटर पास करो, तो आइटरेटर के साथ इरेज अवेलेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, इरेज अवेलेबल है, ये दिख रहा है। इरेज फंक्शन दिख रहा है सबको? इसे ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखो, तो ये देखो, तुम्हें क्या करना होता है? तुम्हें अपना आइटरेटर, या तो तुम यहाँ पे आइटरेटर पास कर सकते हो,
तो अगर माई मैप डॉट बिगिन पास किया तो जो भी आइटरेटर जिस भी बिगिनिंग एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा वो डिलीट हो जाएगा। अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट डिलीट करना है तो सीधा इरेज के अंदर वो की पास कर सकते हैं। तो कर देते हैं। तो mp डॉट इरेज की, ये कर दिया हमने। ठीक है, चलो चला के देखते हैं, रन करते हैं, देखते हैं टेस्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। खुद से भी कुछ कुछ टेस्ट केसेस की टेस्टिंग कर लेंगे। ये वाला टेस्ट केस चल रहा है, बढ़िया लग रहा है। अगर मैंने सिर्फ 1 1 पास किया तो ये लोग आपस में बस एक दूसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैंने दिया 5 5 5 5 5। इसका आंसर आना चाहिए 6। 5 रैबिट से पूछा गया, सबने 5 आंसर दिया। एक और रैबिट से पूछा गया, उसने भी 5 आंसर दिया, अभी भी आंसर आना चाहिए 6। एक और रैबिट से पूछा गया, उसने भी आंसर दिया 5। अब आंसर आना चाहिए 12। सही आ रहा है, सबमिट करते हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, अब देखो कॉर्नर केस आ रहा है हमारे पास। क्या कॉर्नर केस आ रहा है यार? कुछ कुछ रैबिट ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे अलावा कोई और रैबिट नहीं है जिसका कलर सेम है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमारे अलावा कोई और रैबिट नहीं है जिसका कलर सेम है। तो देखो अब यहाँ पे आंसर 5 कैसे आ रहा है? इसने बोला एक और रैबिट है, तो मतलब दो रैबिट्स तो डेफिनेटली रेड कलर के एग्जिस्ट करते हैं। ये वो 1 1 वाले हो गए, और फिर ये 3 वाले हो गए। तो देखते हैं हमारा कोड क्या करेगा जीरो के केस में। हमने चेक करा क्या एमपी ऑफ 0 + 1 एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। देखो, हमने कभी एमपी ऑफ 0 + 1 की तो एंट्री करी नहीं है। अगर एंट्री नहीं करी है तो मैंने आंसर में ऐड कर लिया 0 + 1 को, बट फिर मैंने उसे मैप में भी ऐड कर दिया। अब जब मैंने उसको मैप में ऐड कर दिया तो मैप में पता है क्या ऐड हो गया है? मैप में ऐड हो गया है 0 + 1 एज द की और 1 एज द वैल्यू। तो की 1, वैल्यू 1। अब अगली बार जब 0 आया तो हमने चेक करा क्या मैप में 0 + 1 ऑलरेडी पड़ा है? जी हाँ पड़ा है। आपने पहले ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, ये 1:2 हो गया। अब ये कभी इक्वल थोड़ी होंगे एक दूसरे के, ये कभी इक्वल थोड़ी होंगे। तो यहाँ पे एक चेक लगाएंगे हम लोग। क्या चेक लगाएंगे कि इफ आंसर्स एट आई इज इक्वल्स टू 0 तो कंटिन्यू। अगर भाई आंसर 0 दिया गया था तो मैप में एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर जाओ। चलो चलाते हैं इस टेस्ट केस को। ठीक है, तो ऐसे तुम्हारे पास कॉर्नर केस आ सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं है। इंटरव्यूअर तुम्हें बोलेगा अच्छा ऐसा होता तो क्या होता, अच्छा हाँ ये भी है, तो हम लोग सॉल्व कर देंगे। बस ये देखना है कि बहुत ज्यादा कॉर्नर केसेस ना आ रहे हो। चलो फिर से सबमिट करते हैं। अब ये बना लिया ना हमने, चलो फिर से सबमिट करते हैं, देखते हैं अब सबमिट हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या होता है। देखो अब सबमिट हो गया 0 मिली सेकेंड। ऑल्दो इस मिली सेकेंड का कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट आई बिलीव प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी पूछी जाएगी। सारे एलिमेंट्स पे एक एक बार जा रहे हैं, अंदर कोई इंटरनल लूप नहीं है, कुछ नहीं है। अनऑर्डर्ड मैप यूज कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज कांस्टेंट टाइम में सारी ऑपरेशंस हो रही हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी हो गई ऑर्डर ऑफ एन। टाइम ऑर्डर ऑफ एन और स्पेस भी हो गया ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, इस कोड को मैं उठा लूंगा और मैं ये इस कोड पे डाल लेता हूँ। एक वेक्टर हमें चाहिए होगा, एक अनऑर्डर्ड मैप चाहिए होगा। ठीक है, है भी गुड। चलो, आई बिलीव कि ये फंक्शन सबको समझ में आ रहा होगा। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, कुछ ज्यादा हमने फाइट नहीं करी है। और ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ग्रीडी एल्गोरिथम्स को समझने के लिए। आई होप दैट ओवरऑल क्वेश्चन वॉज क्लियर टू एवरीवन। समझ में आ रहा है गाइस? थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर वगैरह करा है, कभी खुद से भी प्रैक्टिस करते हो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली एनकाउंटर करा ही होगा। रीड करो यार ये क्वेश्चन, मतलब अल्टीमेट केक वॉक, मैं ये कह सकता हूँ।
मीडियम मार्क्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इट्स एन अल्टीमेट केक वर्क। और इस क्वेश्चन के बेसिस पे मैं तुम्हें काफी क्वेश्चंस कराऊंगा, देखते जाओ। लॉक्ड है तो यह पता है, अगर तुम्हें कोई भी लीड कोड का क्वेश्चन लॉक्ड दिखता है ना, एक हैक बता देता हूँ। उस क्वेश्चन को कॉपी करो और लिख दो लिंट कोड। लीड कोड की जगह लिख दो LINT कोड, लिंट कोड। तुम्हें वो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट एटलीस्ट पढ़ने को मिल जाएगी लिंट कोड पे। इन्होंने पूरा लीड कोड वो कर रखा है, स्क्रैप कर रखा है, चाइनीज वेबसाइट है ऑल्दो। ठीक है, थोड़ी चाइनीज जापानीज, आई एम नॉट श्योर, जापानीज भी हो सकती है या कोरियन हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बट तुम्हें प्रॉब्लम की स्टेटमेंट अगर देखनी है और ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल्स देखने हैं तो तुम यहाँ देख सकते हो। ठीक है, बट वैसे मैंने स्क्रीन पे भी खोल के रखा ही हुआ है। तो ये नया सवाल आ रहा है हमारे सामने। प्रॉब्लम नंबर 253, लीड कोड, मीटिंग रूम्स टू। क्वेश्चन कहता है कि आपको एक एरे गिवन होगी ऑफ मीटिंग टाइम इंटरवल्स। आपको एक एरे गिवन होगी, लेट्स से n लेंथ की, और एरे का हर एलिमेंट मीटिंग टाइम का इंटरवल बता रहा है। मीटिंग टाइम का इंटरवल मतलब मीटिंग का स्टार्ट टाइम और एंड टाइम बता रहा है। जैसे कोई मीटिंग टाइम t=0 पे स्टार्ट हुई और 30 पे खत्म हुई, एक और मीटिंग t=5 पे स्टार्ट हुई, 10 पे खत्म हुई, एंड सो ऑन। रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ कॉन्फ्रेंस रूम रिक्वायर्ड। आपको ये बताना है कि कम से कम कितने रूम चाहिए होंगे अगर हमें सारी की सारी मीटिंग्स कंडक्ट करनी है तो। ठीक है, ओके। तो चलो बात करना स्टार्ट करते हैं। एक टेस्ट केस ले लेते हैं। मैं एक टेस्ट केस ले आता हूँ। ठीक है, ये टेस्ट केस लेते हैं। चलो, लेट्स से हमारे सामने है 110, ठीक है, 27, 319, 812, 1020, 1130। ओके, कूल। अब अगर आपके पास ये मीटिंग्स गिवन है तो टोटल कितनी मीटिंग है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 मीटिंग्स आपको गिवन है। ठीक है, अच्छा। अब सोचा जाए तो ये मीटिंग t=1 पे स्टार्ट होके t=10 पे खत्म हो रही है। ये मीटिंग t=2 पे स्टार्ट होके t=7 पे खत्म हो रही है। क्या मैं ये कह सकता हूं ये दोनों मीटिंग एक्चुअली ओवरलैपिंग है? पहली मीटिंग 1 से 10 तक जा रही है, अगली मीटिंग 2 से 7 तक आ रही है, फिर अगली मीटिंग 3 से 19 तक जा रही है, 19 और बड़ा होगा, फिर अगली मीटिंग 8 से 12 तक जा रही है, फिर अगली मीटिंग 10 से 20 तक जा रही है, फिर अगली मीटिंग 11 से 30 तक जा रही है। ठीक लग रहा है? अब इसमें तुम देख पा रहे हो बहुत सारी मीटिंग्स क्या है, ओवरलैपिंग है। ये बहुत सारी ओवरलैपिंग मीटिंग्स एग्जिस्ट कर रही हैं। ठीक है, अच्छा यार, ओवरलैपिंग मीटिंग एग्जिस्ट करती हैं। तो जब भी तुम्हारे पास कोई मीटिंग ओवरलैपिंग होगी, वो कभी भी एक रूम में नहीं करी जा सकती। उनको एक से ज्यादा रूम चाहिए ही चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक बताता हूं पहले, फिर उसके ऊपर हम लोग और डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिक है, चलो देखते हैं। यार, अगर मैं देखूं, मैं कहता हूं यार, मैं सारी मीटिंग्स का स्टार्ट टाइम नोट कर लेता हूं अलग से, और सारी मीटिंग्स का एंड टाइम नोट कर लेता हूं अलग से। मुझे पता है एक मीटिंग t=1 पे स्टार्ट होती है, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 8 पे, एक 10 पे, एक 11 पे, और इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंटेन करूंगा। फिर उसके बाद एक मीटिंग खत्म हो जाती है 7 पे, फिर एक मीटिंग खत्म होती है 10 पे, फिर एक मीटिंग खत्म होती है 12 पे, फिर एक मीटिंग खत्म होती है 19 पे, फिर एक मीटिंग खत्म होती है 20 पे, एक 30 पे।
देखो, ये एक मीटिंग है, ये एक मीटिंग है, फिर ये एक मीटिंग है, फिर ये एक मीटिंग है, एंड सो ऑन। तो मैंने क्या करा, सारी मीटिंग्स का स्टार्ट टाइम अलग से लिख लिया, सारी मीटिंग्स का एंड टाइम अलग से लिख लिया, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तुम कहोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों अरेंज कर दिया? क्योंकि अब ये प्रॉब्लम मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में रिड्यूस हो गई है। कैसे, चलो देखते हैं। मर्ज टू सॉर्टेड एरे में क्या करते थे, दो सॉर्टेड एरे गिवन होती थी, उसको फाइनल सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना होता था। यहां पे भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हम कहेंगे स्टार्ट एट आई बता रहा है कि कोई मीटिंग कब स्टार्ट हुई, एंड एट जे बता रहे हैं कि कोई मीटिंग कब एंड हुई। जैसे ही कोई मीटिंग स्टार्ट होगी मेरे को एक नया रूम चाहिए, और जैसे ही मीटिंग एंड होगी मैं एक रूम वेकेट कर दूंगा। तो मान लो मैं रूम्स का काउंट रखता हूं, तो अब स्टार्ट एट आई में डेफिनेटली कोई ना कोई एलिमेंट होगा। मतलब स्टार्ट एट आई का जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा वो एंड ऑफ आई के मतलब एंड का सबसे छोटा एलिमेंट से तो डेफिनेटली छोटा होगा। तो तुम चेक करोगे क्या स्टार्ट एट आई इज लेस देन एंड एट 7? जी हाँ। और अगर जे अभी भी 0 पे है, मतलब कोई भी मीटिंग एंड तो नहीं हुई, बट आई 1 पे पहुंच गया। आई 1 पे पहुंचने का मतलब है एक मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। एक मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है मतलब भाई अब एक रूम तो चाहिए ही चाहिए। फिर तुम दोबारा कंपेयर करोगे, क्या 2 की वैल्यू लेस देन 7 है? जी हाँ। यार अगर 2 की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 7 है, मेरे को लेस देन 7 है, इसका मतलब अभी भी कोई मीटिंग एंड नहीं हुई, पर एक और मीटिंग स्टार्ट हो गई। यार अगर एक और मीटिंग स्टार्ट हो गई, पहले ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही है, जितने रूम्स हैं उतनी मीटिंग ऑलरेडी चल रही है, कोई मीटिंग एंड हुई नहीं, इसका मतलब मेरे को एक और रूम चाहिए होगा। यस और नो? तो मैं एक आंसर वेरिएबल में मेंटेन करूंगा। ठीक है, इनिशियली आंसर 0 होगा, फिर वो 1 हो जाएगा आफ्टर रूम्स बिकम 1। अब जैसे ही मैं आई पे यहां से आया, मैं करूंगा आई प्लस प्लस, क्योंकि 2 इज लेस देन 7। और अब मुझे एक और रूम चाहिए, तो रूम प्लस प्लस। और मैं आंसर को कंपेयर करूंगा, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा रूम्स, कि अब तक के सबसे ज्यादा रूम मुझे कब चाहिए थे, अभी 2 रूम चाहिए थे। फिर थर्ड पे आए, 3 की वैल्यू भी लेस देन 7 है, इसका मतलब अभी भी एक और एक कोई मीटिंग खत्म नहीं हुई। मीटिंग जैसे ही खत्म होगी ना, जे आगे बढ़ेगा और रूम्स घट जाएंगे, बट अभी जे आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो एक और मीटिंग लग गई है, थर्ड मीटिंग रूम चाहिए, आंसर भी 3 हो गया। अब यहां से आगे बढ़ गए तो 3 मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब कंपेयर करो 8 और 7, क्या 8 लेस देन 7 है? नहीं, इसका मतलब अगली मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले एक मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर एक मीटिंग एंड हो जाएगी तो जे प्लस प्लस रूम्स माइनस माइनस। क्यों? क्योंकि अब एक रूम वेकेट हो गया है। हमने अब तक 3 रूम यूज करे थे, उसमें से अब एक वेकेट हो गया है, 2 में अभी भी मीटिंग चल रही है। अब यहां पे क्या 8 इज लेस देन 10? जी हाँ। इसका मतलब अब मुझे एक मीटिंग स्टार्ट करनी है, कोई मीटिंग खत्म नहीं हो रही, एक और स्टार्ट करनी है। तो जैसी मीटिंग स्टार्ट करनी है, रूम्स प्लस प्लस कर देंगे, आई बढ़ा देंगे, और आंसर में कोई अपडेट नहीं होगा, क्योंकि 3 का मैक्सिमम तो अभी भी 3 है, कि अभी भी मुझे किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम 3 ही रूम चाहिए थे। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या है, ये एक इंटरेस्टिंग केस बनता है। क्या इंटरेस्टिंग केस बन रहा है? अब यहां पे तुम 10 को 10 के साथ कंपेयर करने वाले हो। यहां पे हम लोग 10 को 10 के साथ कंपेयर करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि यार क्या मेरी जो करंट मीटिंग है वो स्टार्ट हो, मतलब करंट मीटिंग का स्टार्टिंग पॉइंट लेस देन है एंडिंग पॉइंट के? जी नहीं, इक्वल है। राइट, इक्वल है। ये लेस देन तो नहीं है, ये तो क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है इसका मतलब नेचुरल सिनारियो में भी क्या हो रहा होगा, मान लो असली के किसी ऑफिस में मीटिंग हो रही है, कोई मीटिंग चल रही थी, उसी टाइम पे वो खत्म हुई, एक और मीटिंग स्टार्ट हो रही है, तो जो भी ये लोग हैं जो खत्म हो रही है वो बाहर आ जाएंगे, ये लोग इसको यूज कर पाएंगे। तो अगर इक्वल है तो मैं पहले रूम को विकेट कर दूंगा, रूम को विकेट करेंगे मतलब रूम्स घट गए, उसके बाद मैं फिर से इमीजिएटली, जब इक्वल है ना, इमीजिएटली रूम को कंज्यूम कर लूंगा। ठीक है, गॉट इट। अब 11 और 12, अब देखो, अब यहां पे मुझे एक और रूम चाहिए, आंसर की वैल्यू क्या होगी 4, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको 4 रूम तो चाहिए ही।
आई प्लस प्लस हो गया। अब जैसे ही आई एग्जॉस्ट हो गया, तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल गया। क्यों? क्योंकि अब देखो, 12 पे एक मीटिंग खत्म होगी, 19 पे एक खत्म हो जाएगी, 20 पे एक खत्म हो जाएगी, 30 पे एक और खत्म हो जाएगी। तो अब जे को आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। तो इस 2 पॉइंटर एल्गोरिदम का यूज करके मैंने अपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग रूम्स निकाल लिए, कि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम तुम्हें कितने मीटिंग रूम चाहिए होंगे, उसकी वैल्यू आंसर वेरिएबल में पड़ी है। एज सिंपल एज दैट। और देखो, एक्चुअल भी ऐसा ही हो रहा होगा ना। तुम कभी ऑफिस में जाओ, तुम्हें ऑफिस में कोई मैनेजर आके कहे कि यार बहुत सारी मीटिंग चल रही है, मुझे बता दो कि और मीटिंग रूम चाहिए या अभी वाले में काम हो जाएगा। तो तुम देखोगे ना, अच्छा ये वाली स्टार्ट हो रही है तो इसको मैं रूम दे दूंगा R1। फिर एक और स्टार्ट हो रही है, उसको R2 देना पड़ेगा क्योंकि कोई भी एंड नहीं हुआ, R1 अनब्लॉक नहीं हुआ है। फिर एक और स्टार्ट हो रही है, उसको R3 रूम में डालूंगा। फिर इससे पहले अगली स्टार्ट हो, ये वाली एंड हो जाएगी, तो R1 एंड हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो 8 वाली को R1 में ही डाल दूंगा, तो अभी 3 ही रूम चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आ गए, फिर 10, फिर R2 एम्प्टी हो जाएगा और फिर इसी 10 में R2 को डाल दूंगा, तो अभी भी 3 ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद 11, अभी भी 3 चल रही हैं, अब एक और चाहिए तो R4 डालना पड़ेगा, एंड सो ऑन। एक्चुअल में भी जब तुम मान लो मीटिंग रूम्स का डिसीजन ले रहे हो, तो इसी तरीके से तो लोगे। तो जब इसी तरीके से मीटिंग रूम का डिस्कशन असल जिंदगी में कर रहे होगे, तो यहाँ पे भी करना लाजमी है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। एन लॉग एन क्यों? क्योंकि तुमने एरे को सॉर्ट करा ना, एरे को सॉर्ट करा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी क्या बन जाएगी? ऑर्डर ऑफ एन। क्यों? क्योंकि तुमने स्टार्ट और एंड टाइम को अलग अलग एरेज में स्टोर करके रखा। तुम्हें गिवन एरे पेयर्स की थी, तुमने स्टार्ट और एंड को अलग अलग एरेज में स्टोर किया, तो एन एन लेंथ की 2 एरे बनाई, तो ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस लगा। इन दोनों को सॉर्ट किया तो एन लॉग एन का टाइम लगा। फिर ये 2 पॉइंटर एल्गोरिथम तो ऑर्डर ऑफ एन का ही होता है। तो एन लॉग एन प्लस एन इज एन लॉग एन। ये हो गया टाइम, ये हो गई स्पेस कम्प्लेक्सिटी। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, पहले ये बताओ। ड्रॉप अ क्विक यस और नो इन चैट। बताओ यार, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, जो भी मैंने अभी समझाया कि यार अच्छा अभी तक कोई मीटिंग अनब्लॉक नहीं हुई है, चलो एक और रूम दो, फिर एक और रूम दो, फिर एक और रूम दो, अच्छा मीटिंग अनब्लॉक हो गई है, चलो चलो एक रूम खाली हो गया। ये वाला रश, ये वाला लॉजिक कितने लोगों को समझ में आया? और देखो मैं, आसान है क्या ये समझाना? आसान नहीं है इंटरव्यूअर को। अभिनव, मैं बस तुम्हें एक सीधी बात कहता हूँ। तुम ऑफिस मैनेजर हो, ठीक है? तुम ऑफिस में ना सारा मीटिंग रूम वगैरह देखते हो। किसी भी आईएथ डे, किसी भी एक्सेथ डे पे तुम्हें किसी ने कहा कि सर आज ऑफिस की सफाई होनी है, आज ऑफिस की सफाई होनी है। ठीक है, आप मुझे बस ये बता दो कि ज्यादा से ज्यादा आज कितने रूम कंज्यूम होने वाले हैं, बचे हुए सारे रूम्स की मैं सफाई कर दूंगा, उतने रूम छोड़ के। तुम कहोगे ठीक है यार, देख लेते हैं। तुम कहोगे एक मीटिंग ना T=1 पे स्टार्ट हो रही है, तो उसको एक रूम R1 मिल जाएगा। फिर एक और मीटिंग, एक और पॉइंटर यहाँ रखते हैं, जे एक पॉइंटर आई। फिर एक और मीटिंग 2 पे स्टार्ट हो जाएगी। कोई मीटिंग खत्म नहीं हुई है, मतलब R1 में जो मीटिंग चल रही थी वो खत्म तो नहीं हुई, तो R2 को स्टार्ट कर देंगे। फिर एक और मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ना ही R1 खत्म हुआ ना R2 खत्म हुआ, तो एक और मीटिंग रूम देना पड़ेगा R3। अब यहाँ पे अगली मीटिंग के स्टार्ट होने से पहले मैं देख पा रहा हूँ एक मीटिंग एंड हो जाएगी। कौन सी वाली मीटिंग एंड हो रही है? R2 वाली मीटिंग एंड हो रही है, तो R2 विकेट हो रहा है, R2 विकेट हो रहा है। चलो, अब R2 विकेटेड है। अब ये वाली मीटिंग स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी तक तो कोई मीटिंग एंड नहीं हो रही, अभी T=8 हो रहा है, ये मीटिंग तो एंड हो नहीं रही। तो इसको कौन से रूम में डाल दूं यार? R2 ऑलरेडी विकेट हो गया था, R2 में ही डाल देते हैं। तो अब दोबारा तीनों की तीनों कंज्यूम हो गई हैं, 10 पे आ गए। अब 10 10, एक मीटिंग उसी टाइम पे एंड हो रही है, उसी टाइम पे स्टार्ट हो रही है, तो मैं क्या कहूंगा यार, इसमें से पहले लोग विकेट कर जाएंगे, फिर इसी में लोग वापस आ जाएंगे। तो अभी भी 3 ही चाहिए मुझे, दोनों को बढ़ा दो। उसके बाद अभी हो रहा है T=11, अगली मीटिंग एंड होगी T=12 पे। तो इसका मतलब अभी कोई भी मीटिंग रूम एंड नहीं हो रहे हैं, तो एक और मीटिंग रूम एलोकेट कर दो R4 और आगे बढ़ जाओ। दैट्स इट। यही करा है मैंने अभी। अभिनव, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? ड्रॉप को केस इन द चैट। हाँ, मैक्स मिन चेक करेंगे, जैसे मर्ज टू सॉर्टेड एरेज में करते थे वैसे ही चेक करेंगे। कोड कर दे इसको। अब अगर हमें इसे कोड करना है, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक वेक्टर बनाऊंगा।
स्टार्ट, ठीक है, और एक और वेक्टर बनाऊंगा एंड। मैं सारे एलिमेंट्स पे जाऊंगा हमारे इंटरवल्स में। स्टार्ट में पुश बैक कर दूंगा एलिमेंट ऑफ 0, एंड में पुश बैक कर दूंगा एलिमेंट ऑफ 1, ठीक है। तो मैंने क्या करा, सारे के सारे इंटरवल्स पे गया, 0th इंडेक्स को स्टार्ट में डाल लिया, फर्स्ट इंडेक्स को एंड में डाल लिया, दोनों को सॉर्ट कर लेते हैं। स्टार्ट डॉट बिगिन से लेकर स्टार्ट डॉट एंड, एंड डॉट बिगिन से लेकर एंड डॉट एंड, ठीक है। एंड को ना एंडिंग कर लो यार, फिर ना वो वेरिएबल नेमिंग में कंफ्यूजन होगी। एंडिंग डॉट बिगिन से लेकर एंडिंग डॉट एंड, ठीक है। चलो कूल है। अब हम क्या करेंगे, एक आंसर रखेंगे इनिशियल इक्वल्स टू 0, इंट रूम्स रखेंगे इनिशियल इक्वल्स टू 0, एक आई रखेंगे 0, एक जे रखेंगे 0। विल से वाइल आई इज लेस देन स्टार्ट डॉट साइज एंड जे इज लेस देन एंडिंग डॉट साइज। जब तक दोनों एरेज में कुछ कुछ एलिमेंट्स बचे हैं तब तक कुछ कुछ करेंगे। क्या करेंगे, इफ स्टार्ट एट आई is less than end at j. That means a meeting is starting. So we will allocate a room, rooms plus plus, and answer is equals to maximum of answer comma rooms. Else if, and then we will also do I plus plus. Else if start at I is greater than end at j, that means a meeting is ending. If a meeting is ending, I'll do rooms minus minus. Now I don't need to update answer because if rooms is decreasing, answer will never be updated. I just need to do j plus plus. Right. Else, if both of them are equal, at any point of time, if both of them are equal, what does that mean? It means that at the same point of time, one will vacate and then one will come back. So I don't need to do changes in the rooms. I'll just do I plus plus and j plus plus. At last, I will return answer. Let's see if I run the code, what happens. Sorry, this should be ending. Okay, let's try with our case where we had some equal cases as well. One 10, 2 7, 3 19, 8 12, 10 20, 11 30. Let's run the code. Super. Submit and boom, done. Right. So pretty straightforward implementation. Whatever I said, I just wrote all of that and things are done. Meeting rooms 2. Here we go. Right. अब हमारे पास मीटिंग रूम 2 से मिलता जुलता एक क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। मीटिंग रूम 2 से मिलता जुलता एक पूरा का पूरा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है। क्या एग्जिस्ट करता है, मीटिंग रूम्स 1 इसका सिंपलर वेरिएशन है। मीटिंग रूम्स 1 इसका सिंपलर वेरिएशन है। वो क्या कहता है, गिवन एन एरे ऑफ मीटिंग इंटरवल्स डिटरमाइन इफ अ पर्सन कुड अटेंड ऑल द मीटिंग्स। डिटरमाइन इफ द पर्सन कुड अटेंड ऑल द मीटिंग्स। अब कोई बंदा सारी मीटिंग्स कैसे अटेंड कर सकता है, अगर कोई भी मीटिंग ओवरलैपिंग ना हो। अगर कोई भी मीटिंग ओवरलैपिंग नहीं है, इसका मतलब सारी की सारी मीटिंग एक ही रूम में ली जा सकती है। मान लो यहाँ पे कोई भी मीटिंग क्या है, ओवरलैपिंग नहीं है। एक मीटिंग 7 से 10 में, एक मीटिंग 2 से 4 में है, तो कोई मीटिंग ओवरलैपिंग नहीं है। अगर कोई मीटिंग ओवरलैपिंग नहीं है
तो एक ही रूम एलोकेट करो, पहली मीटिंग खत्म करो, फिर दूसरी मीटिंग खत्म करो। तो अगर किसी एक बंदे को सारी मीटिंग करनी है तो सारी मीटिंग एक ही रूम में होनी चाहिए। कभी भी अगर दो रूम में साइमल्टेनियसली मीटिंग चल रही होगी तो हमारा आंसर नहीं बनेगा। तो मैं एज इट इज सेम टू सेम कोड चिपका रहा हूं। मैं बस लिख दूंगा अगर आंसर की वैल्यू 1 है, मतलब मीटिंग रूम्स रिक्वायर्ड 1 है मैक्सिमम, तो हमारा आंसर ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। सबमिट कर रहा हूँ, रन करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, रन करने की जरूरत है। अगर एम्प्टी का केस आ जाता है तो इफ इंटरवल्स डॉट साइज इज 0, ये हो सकता है, तो रिटर्न ट्रू। कोई मीटिंग है ही नहीं तो अटेंड कर सकते हो, इनका मतलब ये है। दैट्स इट। देखो, सेम टू सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे भी चल गया है ना। तो एक्चुअली तुम इंटरवल्स भी डिटेक्ट कर पाओगे कि क्या कोई ओवरलैपिंग इंटरवल है या नहीं है। अगर तुम्हें बस ये बताना है कि ओवरलैपिंग इंटरवल है या नहीं है तो तुम वो डिटेक्ट कर सकते हो। बट अब इसी क्वेश्चन का ना और एक तगड़ा वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, मर्ज इंटरवल्स। अब यहां पे कहानी ना थोड़ी चेंज होती है। यहां पे हमें डिटेक्ट नहीं करना कि इंटरवल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। इस क्वेश्चन में हमें ये करना है, इसमें भी इंटरवल्स गिवन है। अब इसमें अगर दो ओवरलैपिंग इंटरवल है ना तो उनको मर्ज कर देना है। अब यहां से कहानी बनेगी इंटरेस्टिंग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे एक नई थ्योरी आएगी। जैसे मान लो मैं तुम्हें सेगमेंट्री पढ़ाऊंगा, वो एकदम ब्रांड न्यू प्रॉब्लम होगी, उसको तुम पीछे से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बट अब एक बार सेगमेंट्री पढ़ लिया है, उसके बाद सेगमेंट्री के बेसिस पे कोई क्वेश्चन करने को बन रहा है, तो वहां पे स्टोरी कनेक्ट होनी चाहिए। समझ में आ रहा है तुम लोगों को? और एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में यही हो रहा होगा। मैं तुम्हारी सारी पुरानी कहानी जो होगी ना, उसको तुम्हारे सामने ला के रख दूंगा और हम लोग क्रेजी कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में चलते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास ना थोड़ी मान के चलना हल्की सी लंबी रहेगी, 3 घंटे की कर लेंगे, क्योंकि मेरे को ना कुछ कुछ और क्वेश्चन भी कराने का मन है। अब जैसे मर्ज इंटरवल और इसका एक और जो क्वेश्चन है वो अगर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो मेरा कुछ कुछ और क्वेश्चंस कराने का भी मन है। तो पहले से थोड़ा प्रिपेयर हो गया ना कि हल्की लंबी चलाएंगे। ब्रेक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक देने में कोई दिक्कत नहीं है। लंच वंच कर लेना ब्रेक में। दैट बीइंग सेड, आज के लेक्चर को यहीं पर रैप अप करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेट ऑफ लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड कीप कोडिंग गाइस।